अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे मुझे मिला। तकरीबन 1 मंथ के बाद जो है मैं दोबारा से वीडियो पोस्ट करने लगी हूँ। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई। गाइस, मेरा ना आप सबसे एक छोटा सा मैसेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा मैसेज है वो आपके साथ शेयर करूँगी, और आपने भी अगर आपको से काफ़ी कुछ सीखने को मिले तो आपने अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। लाइफ में कभी भी जो मर्ज़ी हो जाए, कंप्रोमाइज़ करना आपने सीखना है। कंप्रोमाइज़ क्या मतलब? ज़िंदगी के हर पॉइंट पे कभी भी कोई भी फ़ैसला जो है ना, जज्बात में आके, जल्दी में, गुस्से में आके नहीं लेना। किसी भी रिश्ते को जो है ना करने के लिए, कामयाब करने के लिए, या उस रिश्ते को आगे फर्दर लेके जाने के लिए, वो चाहे बहन भाई का है, चाहे वो रिश्तेदारों का है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, चाहे वो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ है, चाहे वो सास ससुर के साथ है, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ का मसला है, चाहे वो फ्रेंड्स का मसला है। जल्दबाजी में और जज्बात में आके ना कोई भी फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। उस चीज़ को फर्दर थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अगर कोई आपका हेटर है ना, तो आप भी हेटर की तरह ना बन जाओ। आप उसको जो है ना डबल प्यार दो। फिर भी वो आपसे कोई नफ़रत कर रहा है ना, वो चाहे आपका बिज़नेस में हो, चाहे, चलो बिज़नेस की तो कैटेगरी बहुत डिफरेंट है, अभी रिलेटिव्स की बात हो रही है। कोई भी रिश्ता है ना, तो आपको लगे कि यार ये मेरे साथ बिल्कुल सिंसेयर नहीं है, मैं तो बड़ी सिंसेयर हूँ, मैं तो बड़ी लॉयल हूँ, तो आपने करना क्या है, उस रिश्ते को फर्दर टाइम देना है और अपना प्यार डबल ट्रिपल कर लेना है। कोई भी इंसान इतना पागल नहीं होता कि वो आपको समझे ना। और हम क्या करते हैं, हम जज्बात में आकर, किसी ने क्या ही खूब कहा है कि कोई भी रिश्ता है ना, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक, आखिरी सांस तक चलाना चाहते हो ना, तो करना क्या है, थोड़ा सा टाइम देना है। और कुरान से बात एक रिलेटेड है, यकीन करें मुझे आज वो समझ आई बात। मैं ना, मेरी लास्ट जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगी ना, वो गीबत के पॉइंट ऑफ व्यू पे थी, और मुझे नहीं था पता मैं खुद उसमें शिकार हूँ। किसी को भी कोई लेक्चर या कुछ समझाने से पहले इंसान को हमेशा अपने गिरबान में झांकना चाहिए। तो आज के दौर में हमारे सोसाइटी में मेजर मसला ही यही है, गीबत। अगर इंसान गीबत ना करे तो काफ़ी रिश्ते हैं जो कभी टूट नहीं सकते। और मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जो मुस्लिम सोसाइटी है, और कुरान से रिलेटेड हर बात, हर इन्वेस्टिगेशन जो है, जो आज की साइंस कहती है, वो कुरान से रिलेट करती है। तो इंसान को कुरान पाक को समझने के साथ साथ जो है ना, आज ये बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि आधी सोसाइटी और आधे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं ना, वो यकीन करें वो इसी वजह से कि हमारे अंदर कमी है कि हम इस्लाम को सही तरीके से जान नहीं पाए। हम पढ़ते तो भरा है, गिबत करना मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है, लेकिन बेसिकली अगर उसको देखा जाए ना, हम खुद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, दूसरों कहते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन का। आज के दौर में 80% जो है घर में लड़ाई झगड़े, वो चाहे पेरेंट्स के साथ है, वो चाहे फ्रेंड्स के साथ है, वो चाहे आपका सास ससुर के घर में है, चाहे वो आपका नन और भाभी का मसला है, या वट जो भी है, वो ज़्यादा मेजर मसला है गिबत और चुगली का, जो कि कुरान पाक से रिलेट थी बात है कि आपने गिबत नहीं करनी। गिबत खाना मुर्दा भाई का गोश्त के बराबर है। आप यकीन करें, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो गिबत को समझ के इस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो ना, तो आई थिंक सो कभी भी घर में कोई मुश्किलात नहीं आ सकती। खैर, आज का जो मेरा टॉपिक था यही था, छोटा सा, कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए थोड़ा टाइम दो और अपने प्यार को डबल ट्रिपल कर लो। वो चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ है, वो चाहे आपका पेरेंट्स के साथ है। आजकल मेजर मसला यही है कि जो आज की यूथ जो है ना, उनका बेसिकली हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ यही लड़ाई होती है, आप मुझे समझ नहीं पाते। थोड़ा टाइम दो, क्योंकि जितना सोशल मीडिया जो है आज की यूथ यूज़ कर रही है ना, उसमें समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया यूज़ करो, लेकिन जो है ये नहीं आप कह सकते कि आपको ज़्यादा जो है ना, आप इंटेलिजेंट हो एज़ कम्पेयर टू अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो उसको टाइम दो। अच्छा जी, उसके साथ मेरा आज छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जी।
अच्छा गाइस, आज का जो मैं टॉपिक है बहुत इंटरेस्टेड है। डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड, गिव एन एग्जांपल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्लास। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो ना, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर्स में आएगा। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एरोमेटिक कंपाउंड का समझ नहीं आता। टीचर काफ़ी देर समझाती रहती है बच्चों को कि एरोमेटिक में और इसमें क्या फ़र्क है, लेकिन यही होता है एट द एंड जब एग्ज़ाम्स की बारी आती है तो हमारा क्या होता है, वो रीमिक्स हो जाता है सारा माइंड में जितना भी कॉन्सेप्ट होता है। एरोमेटिक कंपाउंड है क्या? द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम विथ 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, ठीक है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम विथ 3 अल्टरनेट 6 कार्बन एटम जो है ना 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ आपने लिख के उसकी डेफिनेशन फारिग नहीं हो जाना, आपने क्या करना है उसके साथ उसकी टाइप्स भी लिखनी है। एरोमेटिक कंपाउंड में हैव अ साइड चेन आर फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल टॉलिन, फिनॉल। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में कंटेन मोर देन 1 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर। एग्जांपल इसकी क्या है? नैप्थलीन। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 9th क्लास 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक सब कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंट है? ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड ये द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कार्बन एटम आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड आर कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड आर ऑफ 2 टाइप्स। द कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट। साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स of more than one kind are called heterocyclic compound. Heterocyclic compound are called heterocyclic. In the heterocyclic compound generally one compound. अच्छा गाइस, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में बेसिकली डिफरेंट 2 वर्ड्स होता है। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। होमो में हमेशा क्या होएगा? द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कार्बन एटम आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा? इसमें 1 कार्बन एटम नहीं होगा, इसमें 1 कार्बन एटम से ज़्यादा होगा। 1 कार्बन एटम ऑफ मोर देन 1 काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। कभी कभार एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर 9th 10th और फर्स्ट ईयर, ये चारों स्टूडेंट जो है लाइक मेडिकल के स्टूडेंट है, तो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस दफ़ा जो पेपर्स होंगे आपके कॉन्सेप्ट भी होंगे, उस पर नहीं होंगे, रट्टे पे नहीं होंगे। तो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में जो है ना बेसिकली डिफरेंट क्या है। होमो का मतलब 1 कार्बन सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट कार्बन, 1 कार्बन से ज़्यादा। ठीक है, होमो को हम क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हेट्रोसाइकल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर जो है क्वेश्चन में आएगा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है। ब्यूटेन डज नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बट 2 ब्यूटेन डज जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। एक ब्यूटेन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो, एक ब्यूटेन जो है ना वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो नहीं करवाता, लेकिन अगर 2 ब्यूटेन हो जाए तो वो शो करवाएगा। इस स्टेटमेंट को उन्होंने क्या साबित करें, जस्टिफाई करें। एक्चुअली इन ऑर्डर टू शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अ डबल बॉन्ड कंपाउंड मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू द 2 डबल बॉन्ड कार्बन्स। The 2 group attached to the double bound carbon of 2 butane are different, but in case of 1 butane, carbon 1 has same hydrogen atom attached and hence it does not show cis trans isomerism. गाइस, अब मैं कुछ अपनी वर्डिंग में डिफाइन करती हूँ कि क्या ये कह रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में एक डबल बॉन्ड कंपाउंड जो है उसके पास डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। दोबारा से, एक डबल बॉन्ड कंपाउंड में
में डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन एटम में डिफरेंट अटैच होते हैं ग्रुप्स। लेकिन अगर 2 ग्रुप अटैच हो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ तो फिर क्या होगा, ब्यूटेन डिफरेंट होगा, लेकिन किसमें 2 ब्यूटेन डिफरेंट होगा, लेकिन अगर 1 ब्यूटेन में कार्बन सिर्फ एक सेम हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो तो वो क्या करेगा, वो शो करवाएगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को। फॉर एग्जांपल 2 ब्यूटेन ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल, जबकि 1 ब्यूटेन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म डज नॉट पॉसिबल। कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसके साथ H की 3C और H, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर 2 ब्यूटेन जो है ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, जबकि 1 ब्यूटेन ट्रांस आइसोमेरिज्म डज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो है 2 ब्यूटेन के साथ 2 डबल बॉन्ड अटैच है, जबकि 1 ब्यूटेन के साथ 1 बॉन्ड अटैच है। उम्मीद करती हूँ मैंने आज आपके साथ 2 बातें शेयर की, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो अपनी क्लास फेलो की जो आपके जो टीचर्स हैं उनसे अपना क्वेश्चन क्लियर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये अक्सर जो है ना बोर्ड के पेपर्स में आता है। दोनों में फ़र्क बताना होता है कि होमो हेटेरो में बेसिकली डिफरेंट किस चीज़ का है। और इसी के साथ जो है ना सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है इसको आपने जस्टिफाई करना होता है कि अगर 2 ब्यूटेन हो तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो नहीं करवाता, जबकि 1 करवाता है, जबकि 1 ब्यूटेन नहीं करवाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसका कॉन्सेप्ट अपने टीचर से लाजमी क्लियर करवाना है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर्स में आता है 9th 10th फर्स्ट ईयर। ये बेसिकली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट और 9th 10th क्लास के स्टूडेंट, अगर वो मेडिकल के स्टूडेंट तो अपना ही कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करें। इसी के साथ जो है ना एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर नो प्री रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड बट अ प्री रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। गाइस क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज देयर नो प्री रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड बट अ प्री रोटेशन अबाउट अ सिंगल। डबल बॉन्ड में जो है वो रोटेट नहीं करता, लेकिन सिंगल बॉन्ड जो है वो रोटेट करता है। व्हाई, क्यों डबल बॉन्ड रोटेट कर सकता है जबकि सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है। बस आंसर है गाइस, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड इज वेरी लो and is easily available from the surrounding. That is why there is free rotation about a single bond, but rotation around a double bond costs too much energy which is not available easily, and hence there is no free rotation about a double bond. क्वेश्चन ये है उनका कि डबल बॉन्ड जो है वो इजीली रोटेट नहीं होता, सिंगल बॉन्ड रोटेट हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और सिंगल बॉन्ड में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यही वजह है कि वो जल्दी रोटेट कर देता है, सिंगल बॉन्ड जो है वो रोटेट करता है, डबल बॉन्ड जल्दी रोटेट नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने अपने टीचर अपनी सेकेंड ईयर की आपने जो है ना बुक ओपन करनी है, उसमें क्वेश्चन है डिफाइंड 4 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विद एन एग्जांपल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये हमेशा हर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपने डिफाइन करना है 4 टाइप्स है आइसोमेरिजेशन की, ठीक है। वो 4 टाइप्स को आपने एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल, सबकी 1 एग्जांपल होनी चाहिए। तो ये 14 टाइम जो है ना पास पेपर्स में आ गया हुआ है, तो आपने ये कॉन्सेप्ट अपना टीचर से क्लियर करना है। अगर फिर भी अगर टीचर से क्लियर नहीं हो पाता तो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, तो मैं आपको इंशाल्लाह उससे रिलेटेड जो है ना वीडियो पोस्ट करूँगी। मुझे आपने लाजमी बताना है कि आपको आपके टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बात टाइम ऐसा ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने टीचर से काफ़ी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, तो आपने उसे क्लियर करना है। अगर नहीं होता तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो इंशाल्लाह जो है ना मैं आपका वो क्वेश्चन क्लियर कर दूँगी। फिर इसी के साथ सेकेंड ईयर के एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा हर दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आता है What are Kalmanson and Wolff-Kirchner reduction reaction? How they differ? कभी कभार वो क्वेश्चन कर लेते हैं how alkane are prepared by reduction of aldehyde and ketone. कभी क्वेश्चन करते हैं how alkanes are prepared from carbonyl compounds. Also give reaction condition. What is a Kalmanson reduction rited reaction? What is a Wolff-Kirchner reduction rited reaction? Guys मैंने आपको एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बता दिया। मैं 5 क्वेश्चन जो
है मैंने आपको बोला है कि किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकते तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। कैलमनसन रिडक्शन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ वुल्फ-कीस्लर रिडक्शन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको ये रिएक्शन आना चाहिए, हर हाल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसकी प्रैक्टिस, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो कम है, ठीक है। रिएक्शन की हमने प्रैक्टिस करनी है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और ये क्वेश्चन आई थिंक सो पास पेपर में 15 to 16 टाइम आ गया। मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपने अपने क्वेश्चन लाजमी क्लियर करना है। कैलमनसन रिडक्शन और वुल्फ-कीस्लर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि कीटोन कम करता है, कीटोन इज रिड्यूस टू एन अल्केन, जिंक एमल्गन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या क्या होगा, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें यूज़ हो रहा है, कीटोन कम करेगा किसको, अल्केन को। वुल्फ-कीस्लर रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू एन अल्केन, एल्डिहाइड क्या करेगा, कम करेगा किसको, इज रिड्यूस टू एन अल्केन। हाइड्रोजन इज द प्रेजेंस ऑफ अ KOH इज यूज एज अ कैटालिस्ट। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैटालिस्ट इसमें क्या यूज़ हो रहा है, NK2H4 अमोनियम हाइब्राइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और टेम्परेचर क्या, 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने टीचर से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। ये तकरीबन पास पेपर में 11 टाइम आ गया हुआ है, तो आपने इसका लाजमी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। डिफाइन मार्कोनिक रूल एंड गिव एन एग्जांपल। मार्कोनिक रूल क्या है, इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रीजन टू एन अनसिमेट्रिकल अल्केन the negative part of the adding reagent does to the carbon constituting the double bond which is the least number of hydrogen atom। अब गाइस इसको अपनी वर्डिंग में डिफाइन करते हैं। मार्कोनी रूल में क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल रीजेंट में ऐड हो जाता है क्या, इन द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजन टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल रीजन में अनसिमेट्रिकल अल्कीन ऐड हो जाता है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजन डज गोज टू द कार्बन। नेगेटिव पार्ट क्या होगा, ऐड होगा, जैसे ही कार्बन में ऐड होगा तो वो कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा, विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। के साथ सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट मेडिकल के उनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पास पेपर्स में आता है और वो एग्जामिनर पूछते हैं किस तरह से, व्हाट इज ओजोनोलाइसिस, राइट डाउन केमिकल इक्वेशन। यहाँ कभी कभार क्वेश्चन करते हैं गिव द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन। अब आंसर इसका क्या है, जो कि आपने अपने टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। अगर फिर भी नहीं होता तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं आपको लाजमी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँगी। लेकिन अभी फर्दर फिर भी एक दफ़ा आपको हाईलाइट करवाते हो ओजोनोलाइसिस होता क्या है। ओजोन जो है इज़ अ हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट रिएक्ट विग्रोसली विद अल्कीन टू फॉर्म अनस्टेबल मोनोलाइसिस ऑन रीअरेंजमेंट यील्ड ओजोनाइट, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में होता क्या है कि ओजोन जो है इज़ अ हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक है और ये फॉर्म किसकी होती है, ऑक्सीजन की। ये रिएक्ट करती है अल्कीन के साथ और ये क्या कर देती है, अनस्टेबल कर देती है मोलो ओजोनाइट को ऑन रीअरेंजमेंट यील्ड ओजोनाइट, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन जो एग्जांपल है उसमें क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, ठीक है। फिर रिएक्ट करता है, रिएक्ट जब करता है तो वो डबल बॉन्ड जो है वो टूटता है और वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड, फिर उसके साथ 3 जो है O है वो भी सिंगल बॉन्ड, इसी के साथ 4 हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट होती है, जब वो रीअरेंजमेंट होती है तो वो सिस से ट्रांस आइसोमेरिज्म में आ जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपने 10 से 5 टाइम प्रैक्टिस करनी है अगर आप अपने मेडिकल से रिलेटेड या फिर जो है ना MD कैट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टीचर के साथ किप्स वाले के नोट्स यूज़ करें। यूट्यूब पे बेतहाशा जो है ना इससे रिलेटेड अगर आपको मेरी वीडियो की समझ नहीं आ रही कोई और सर्च कर ले, काफ़ी ज़्यादा जो है ना लेक्चर आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर्स के लिए। आज के लिए काफ़ी है इतना, मैंने आपके साथ 3-4 क्वेश्चन शेयर किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ओजोनोलाइसिस, दूसरा मार्कोनी रूल था, उसके अलावा जो है ना होमोसाइक्लिक यूट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मैंने मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई लेकिन आपको उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस का पता चल गया कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पेपर्स। उसके अलावा मैंने आज आपके साथ छोटी सी स्टोरी शेयर की, कोशिश शेयर की कि अगर आप लाइफ में जो है किसी भी फील्ड में है ना, तो आपको उस फील्ड की यानी कि उस रिश्ते की समझ नहीं आ रही, वो चाहे बहन भाइयों का है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, वो चाहे आपका दोस्त के साथ है, उसको क्लियर करने के लिए फर्दर आपको टाइम देना पड़ेगा और अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर की
ओके जल्ला।